नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना ही चैनल बीएम स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मैसूर। मैसूर राज की स्थापना 1731 में देवराज नंदराज ने किया। राजा चिक्का कृष्णराज उनके हाथों की कठपुतली बना रहा। मैसूर की शक्ति उत्कर्ष पर हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में हुई। मैसूर की शक्ति उत्कर्ष पर हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में हुई। हैदर अली ने डिंडुगुल को फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान आधुनिक विचारकों के कारण इतिहास में उसे याद रखा जाता है। इसी कड़ी में फ्रांसीसी प्रभावित हुआ और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जोकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण किया। क्या किया? इसी कड़ी में फ्रांसीसी प्रभावित हुआ और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति का स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जोकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण किया और सैन्य सुधार किया। आधुनिक मापतौल और कैलेंडर की व्यवस्था अपनाई। क्या क्या कि वो आधुनिक मापतौल और कैलेंडर की व्यवस्था अपनाई। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर को लूटा। टीपू ने क्या किया? श्रृंगेरी के मंदिर को लूटा। दोनों पक्ष की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष और 4 युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? दोनों पक्ष, अंग्रेज और मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान। ये दोनों पक्षों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष और 4 युद्ध हुए। संघर्ष में 4 युद्ध हुए। कौन कौन? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अब सबसे पहला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या क्या हुआ, अब उसका डिस्कशन इस टॉपिक में आगे करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69। इस युद्ध में हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों ने निजाम मराठा और कर्नाटक के सम्मिलित मोर्चा को समय अंतराल में तोड़ा और विजय के कगार पर पहुंचाया और अंग्रेजों की संधि करने को विवश किया। अंग्रेजों को क्या किया? संधि करने को विवश किया। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1780 से 84। इसके बीच इस युद्ध का कारण अंग्रेजों के पूर्व के वचनों को न निभाना। इस युद्ध का क्या कारण था? अंग्रेज जो कुछ पहले से वचन दिया था उसको न निभाया। पहला कारण। दूसरा था निभाया। कालक्रमेण हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर कर्नाटक और अंग्रेजी क्षेत्र पर आक्रमण किया। क्या किया? कालक्रमेण हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर कर्नाटक और अंग्रेजी क्षेत्र पर आक्रमण किया और सबसे पहला अर्काट को जीत लिया। किसको जीत लिया? सबसे पहला अर्काट को जीत लिया और किसको हराकर? बेली को हराकर। कालक्रमेण हैदर अली को झटका लगा, लेकिन पोर्टो नोर्वो में हैदर अली पराजय हुआ। पराजय हुआ, लेकिन जल्द ही
शक्ति संग्रह कर अगले वर्ष ब्रेथलेट को पराजय किया। जल्दी ही शक्ति संग्रह कर, किसने शक्ति संग्रह किया? हैदर अली ने शक्ति संग्रह कर अगले वर्ष ब्रेथलेट को पराजय किया। और इसी कड़ी में हैदर की मृत्यु हो गई। इसी कड़ी में किसकी मृत्यु हो गई? हैदर की मृत्यु हो गई। युद्ध स्थल में उनका पुत्र टीपू ने युद्ध का संचालन खुद किया, लेकिन 1784 में परिणाम की अनिश्चितता को देखते हुए 1784 में मंगलौर की संधि हुई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 92। यह युद्ध में कॉर्नवालिस ने टीपू को पराजय किया। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने किसको पराजय किया? टीपू को पराजय किया। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करने को विवश किया। इस संधि के दौरान टीपू का आधा राज्य देना पड़ा। इस संधि के दौरान टीपू का आधा राज्य देना पड़ा और 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा। इसी युद्ध के अंत में कॉर्नवालिस ने कहा, हमने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शक्तिशाली शत्रु को पंगु बना दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को बिल्कुल याद में रखना है। ये आपको अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। इस युद्ध के अंत में कॉर्नवालिस ने कहा, हमने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना शक्तिशाली शत्रु को पंगु बना दिया। मित्र किसको बोला? निजाम प्लस मराठा। शत्रु किसको? टीपू। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने बेलेजली की सहायक संधि की नीति अपनाने का अधिकार टीपू को दिया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने बेलेजली की सहायक संधि की नीति अपनाने का अधिकार टीपू को दिया, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू 1799 में रंगपट्टनम में वीरगति की प्राप्ति हुई। और इसी युद्ध टीपू 1799 में कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में वीरगति की प्राप्ति हुई। आपको हमेशा याद रखना है कि टीपू की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। कब? 1799 में। अब अगला टॉपिक है दोस्तों राजनीतिक विजय। राजनीतिक विजय देखें क्या है। 1818 तक सिंध और पंजाब को छोड़कर समस्त भारतवर्ष अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1818 तक सिंध और पंजाब को छोड़कर समस्त भारतवर्ष अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। सिंध विजय पहला टॉपिक है, उसमें सिंध विजय। अब सिंध विजय में क्या क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस करें। सिंध सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे जीतना आवश्यक समझा। इसी क्रम में सबसे पहले 1831 में वंश, 1832 में पोर्टुगल, 1843 में अंततः नेपियर के द्वारा एलनबरो के समय में मिलाया गया। 1843 में अंततः नेपियर के द्वारा एलनबरो के समय में इसको मिलाया गया, इस सब क्षेत्र को मिलाया गया। पंजाब। उल्लेखनीय है कि रंजीत सिंह के समय में पंजाब एक मजबूत प्रांत था और इसकी राजधानी लाहौर थी। अमृतसर क्या थे? उसकी धार्मिक राजधानी। अति महत्वपूर्ण है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज रंजीत सिंह के पास थी। अंग्रेजों को मेटका 1809 में अमृतसर की संधि करने को बाध्य किया। इसी संधि के अनुसार सतलज नदी को सीमा माना। इस संधि के अनुसार किसको सीमा माना? सतलज नदी। भूलेंगे नहीं, रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, भूलेंगे नहीं,
रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा से प्राप्त किया। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा से प्राप्त किया। रंजीत सिंह के सैनिकों प्रशासन का मुख्य भाग बंथुरा एलर्ट था। रंजीत सिंह के सैनिकों प्रशासन का मुख्य भाग क्या था? बंथुरा एलर्ट था। ध्यान में रखें, रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया गया था। रंजीत सिंह की तुलना किससे किया गया था? नेपोलियन से किया गया था। फ्रांसीसी पर्यटक विकट जमाने किए। किसने किया था? रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से फ्रांसीसी पर्यटक विकट जमाने किया। इसके बाद उसका अयोग पुत्र गद्दी पर बैठा। इसके बाद उसका अयोग पुत्र क्या किया? गद्दी पर बैठा। अयोग उत्तराधिकारी के काल में ही अंग्रेज ने पंजाब को राजनीतिक नियंत्रण में लेने को सोचा। अयोग उत्तराधिकारियों के काल में ही अंग्रेज ने पंजाब को राजनीतिक नियंत्रण में लेने को सोचा और इसी कड़ी में दो आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सबसे पहला 1845-46 पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 49। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग था। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में गवर्नर कौन थे? अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग था। इसी कड़ी में सबराओं का निर्णायक युद्ध हुआ। इसी कड़ी में किसका युद्ध हुआ? सबराओं का निर्णायक युद्ध हुआ। और भैरोवाल की संधि 1846 में हुई। भैरोवाल की संधि कब हुई? 1846 में, जिसके तहत पंजाब को राजनीतिक नियंत्रण में ले लिया गया, लेकिन पूर्णतः प्राप्त न कर सका। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। डलहौजी के शासनकाल में नेपियर के नेतृत्व में अंततः पंजाब का संपूर्ण विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। इस तरह युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने बहुत बड़े भारतीय क्षेत्र पर राजनीतिक स्थापित किया। अब शेष छोटे छोटे राज्यों को राजनीतिक नियंत्रण में लेने के लिए बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स को लाया गया। अब छोटे छोटे राज्य जो बच गया, उस राज्य को नियंत्रण में लेने के लिए बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स लाया गया। सहायक संधि लाने का दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सत्ता के श्रेष्ठता को स्थापित करना। सहायक संधि लाने का दो उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सत्ता को श्रेष्ठता को स्थापित करना। द्वितीय क्या था? नेपोलियन के प्रभाव को कम करना। द्वितीय कारण था नेपोलियन के प्रभाव को कम करना। पहला कारण क्या था? अंग्रेजी सत्ता के श्रेष्ठता को स्थापित करना, और द्वितीय था नेपोलियन के प्रभाव को कम करना। सहायक संधि का आविष्कारक डुप्ले थे। सहायक संधि का आविष्कारक कौन थे? डुप्ले थे। भूलेंगे नहीं, सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में मिलाया गया। सहायक संधि के द्वारा किसको मिलाया गया? सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में,
मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में मिलाया। 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने दिया और इस सिद्धांत के द्वारा गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया गया। 1848 में कौन नीति आया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हिंदी में हड़प नीति भी कहते हैं, डलहौजी ने दिया और इस सिद्धांत के द्वारा गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया गया। इसी कड़ी में सबसे पहले सतारा को 1848 में, जैतपुर और सबलपुर दोनों को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में सबको मिलाया। किसके तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबको मिलाया गया। एवं कुशासन के आधार पर वेंटिक के द्वारा सबसे पहले मैसूर को 1831 में और अवध को डलहौजी ने 1850 में मिलाया। अवध को डलहौजी ने कब मिलाया? 1850 में। दूसरा, करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टर ने स्वीकार नहीं किया। कहाँ का डायरेक्टर? करौली के डायरेक्टर ने डलहौजी के निर्णय को वो स्वीकार नहीं किया। इस तरह युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अंग्रेजी राजनीतिक विजय प्राप्त किया। युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अंग्रेज ने राजनीतिक विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या है? ब्रिटिश नीतियाँ क्या था? ब्रिटिश नीतियों के तहत आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, सांस्कृतिक नीति इत्यादि आता है। सबसे पहले देखिए आर्थिक नीति क्या था ब्रिटिश का। आर्थिक नीति के तहत ब्रिटिश भू राजस्व नीति, कर व्यवस्था एवं उसके परिणाम आते हैं। आर्थिक नीति के तहत क्या आता है? आर्थिक नीति के तहत ब्रिटिश भू राजस्व नीति, कर व्यवस्था एवं उसके परिणाम आते हैं। ब्रिटिश कर व्यवस्था का मुख्य आधार भूमि कर था। ब्रिटिश कर व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? भूमि कर था। और इसी कारण ब्रिटिश ने भूमि नीतियों में बदलाव किया। भूमि नीति में क्या किया? बदलाव किया और तीन प्रकार की भूमि व्यवस्था थी। पहला इस्तेमारी व्यवस्था, जिसे जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्ती। दूसरा था महलवारी पद्धति। तीसरा था रैयतवारी पद्धति। परिणाम क्या हुआ? परिणाम के दो भाग थे। ये सब व्यवस्था जो किया, लैंड भूमि नीति जो लाया, क्या क्या? पहला इस्तेमारी व्यवस्था, दूसरा महलवारी व्यवस्था और तीसरा रैयतवारी व्यवस्था। इसके परिणाम के दो भाग थे, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव देखें कि क्या था। सकारात्मक परिणाम के निम्नलिखित बिंदु हैं। कृषि का वाणिज्यिकरण, आधुनिक उद्योग का विकास, वित्तीय संस्थानों का विकास, रेलवे का विकास सकारात्मक में हुआ। सकारात्मक क्या क्या हुआ? कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ। दूसरा, आधुनिक उद्योग का विकास हुआ, वित्तीय संस्थानों का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ। सकारात्मक में। अब नकारात्मक में क्या हुआ? नकारात्मक में पहला क्या था? कृषि को गतिहीनता एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो जाना। दूसरा क्या था? कुटीर उद्योग का ह्रास। तृतीय क्या था? भारतीय व्यापार और वाणिज्य को इंग्लैंड के हितों से जोड़ा। चौथा, धन का निष्कासन हुआ। अब भूमि नीति ब्रिटिश के समय में भूमि नीति में व्यापक बदलाव किया गया। ब्रिटिश के समय में भूमि नीति में
क्या किया गया? व्यापक बदलाव किए गए। नवीन भूमि पद्धति लागू किया गया। नवीन भूमि पद्धति लागू किया गया। स्वामित्व की अवधारणा परिवर्तित किया गया। अधिकाधिक भू राजस्व की मांग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तित हो गया और इसी कड़ी में पहला व्यापक बदलाव अस्थाई बंदोबस्ती के रूप में लाई गई। पहला व्यापक बदलाव कब किसके रूप में लाई गई? अस्थाई बंदोबस्ती के रूप में लाई गई, जिसका निम्नलिखित विशेषता था। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉ। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉ लाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉ ने लागू किया, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉ लागू किया गया। पहला व्यवस्था कब लागू किया गया? 1793 में। जमींदारों को केंद्र बिंदु में रखा गया। दूसरा क्या था? इसे सनसेट लॉ के रूप से भी जाना जाता है। यह कानून बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। सनसेट लॉ कहाँ कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। यह कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? 19% क्षेत्रों पे। और मालगुजारी की रकम अस्थायी थी। मालगुजारी की रकम क्या थी? अस्थायी थी। एवं जमींदारों को कुल वसूले गए लगान का 10/11 भाग राज्य को देने होते थे और शेष 1/10 भाग जमींदार स्वयं रख लेते थे। इस व्यवस्था जॉन सोर के अनुशंसा पर लागू किया गया। इस व्यवस्था को किसके अनुशंसा पर लागू किया गया? जॉन सोर के अनुशंसा पर लागू किया गया। मैटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैटकॉप को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। लॉर्ड हेस्टिंग्स को 3 कारणों से जाना जाता है। पहला, आंग्ल नेपाल युद्ध। द्वितीय, सुगौली की संधि। तीसरा, पिंडारियों का दमन। मराठा शक्ति का ह्रास। जॉन सोर को इतिहास में हस्तक्षेप की नीति के कारण याद रखा जाता है। जॉन सोर को किसके लिए याद किया जाता है? इतिहास में हस्तक्षेप की नीति के कारण उसे याद रखा जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती का सबसे नकारात्मक बिंदु यह था कि सरकार की मांग स्थिर थी, लेकिन जमींदार कृषक से लगातार मांग करते रहते थे, जिससे कृषि गतिहीन हो गया। किसानों में असंतोष बढ़ा। सरकार ने इसी कड़ी में बंगाल रेंट एक्ट 1859, 1868 और 1885 लाया। बंगाल रेंट एक्ट कब लागू किया गया? 1859, 1868 और 1885। अब नेक्स्ट है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 अति महत्वपूर्ण है कि यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मुनरो और रीड के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? मुनरो और रीड के द्वारा शुरू किया गया। यह नीति सबसे पहले दक्षिण पश्चिम क्षेत्र तमिलनाडु का 12 महल कितना प्रतिशत क्षेत्र? 51% क्षेत्र में लागू हुआ। किसान को भूस्वामी माना गया। नोट, मुनरो का दृष्टिकोण रैयतवाड़ी व्यवस्था में हजारों वर्षों से लागू है। मुनरो का दृष्टिकोण रैयतवाड़ी व्यवस्था में हजारों वर्षों से लागू है। 30 वर्षों में लगान का पुनर्निर्धारण हुआ। 30 वर्षों में लगान का पुनर्निर्धारण हुआ। नोट, बंबई में यह व्यवस्था एलिफेस्टन ग्रुप लाइन रिपोर्ट और बैगनेट के सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया। बंबई में यह व्यवस्था एलिफेस्टन ग्रुप लाइन रिपोर्ट और बैगनेट के सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया। 2 मुख्य दोष थे। अत्यधिक भूमि कर की दर निर्धारित की गई। दूसरा था भूमि कर का
अस्थिर स्वरूप, भूमि कर का अस्थिर स्वरूप। नोट, रैयतवाड़ी की अपेक्षाकृत कठोरता का कारण दक्कन में किसानों ने दंगा किया। रैयतवाड़ी की अपेक्षाकृत कठोरता के कारण दक्कन में किसानों ने दंगा किया और सरकार ने 1859 में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें किसान को साहूकार के विरुद्ध संरक्षण दिया गया। लास्ट टॉपिक है दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था 1822। ये कब लागू किया गया? 1822। यह व्यवस्था भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लागू किया गया। यह व्यवस्था उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रांत और आगरा अवध में लागू किया गया। हॉर्ट मैकिंगे के अनुसार हॉर्ट मैकिंघम की अनुशंसा पर यह व्यवस्था लागू किया गया। उत्तर भारत का भूमि कर व्यवस्था का संस्थापक मार्टिन वर्ग ने इनको मूर्त रूप दिया। क्या दिया? कौन इसका मूर्त रूप दिया? मार्टिन वर्ग ने इसका मूर्त रूप दिया। बेंटिक के समय में इन्हीं के प्रयास से पहली बार खेतों का मानचित्र और पंजी तैयार किया गया। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किसके समय में खेतों का मानचित्र और पंजी तैयार किया गया? बेंटिक के समय में। या इस व्यवस्था के केंद्र में महाल या ग्राम सभा मुखिया थी। 30% क्षेत्र में लागू किया गया। इस व्यवस्था में जुड़ी हुई सहारनपुर अधिनियम लाया गया। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे BM स्टडीज सर्किल सेंटर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।